Can you all hear me? यस सर। अच्छा, जो पेपर हम कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। जून 22 पेपर 1 वेरिएंट 1 हम कर रहे थे। हमने 15 क्वेश्चन तक कर लिया था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेक्टर्स का। ठीक है, और इसमें ये क्या बोल रहा है दैट P इज इक्वल टू 2 3 एंड Q इज इक्वल टू -3 एंड 2। On the unit grid below, draw and label the vector P। अब देखो बेटा, P मुझे यहाँ पे नीचे लेबल करना है, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका मतलब क्या है 2 3 का? अच्छा, कहीं पे भी बना सकते हैं, पूरे ग्रिड में मैं कहीं पे भी बना सकता हूँ। तो 2 3 का मतलब है कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं 2 यूनिट्स एक्स की डायरेक्शन में जाऊंगा आगे की तरफ, और 3 यूनिट्स वाई की डायरेक्शन में जाऊंगा तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, और ये मेरा वेक्टर बन जाएगा P। ठीक है, 2 3 का मतलब है 2 यूनिट्स आप एक्स की डायरेक्शन में गए, 3 यूनिट्स वाई की डायरेक्शन में गए, और ये मेरा वेक्टर बन गया P। और इसी तरह नीचे बोल रहा है ऑन द ग्रिड ड्रॉ एंड लेबल द वेक्टर 2Q। अब Q मुझे दिया हुआ है बेटा -32। तो अगर मैं 2Q बनाऊंगा तो 2Q विल बी इक्वल टू 2 -32, कितना बन गया -6 एंड 4। यानी अगर मुझे 2Q बनाना है तो मुझे 6 यूनिट्स एक्स की डायरेक्शन में पीछे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पहुंच गए, और 4 यूनिट्स नीचे आने, 1 2 3 4 यहाँ पे एंड किया, और ये मेरा यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर बन गया 2Q। सर 4 यूनिट्स ऊपर नहीं जाएंगे? अच्छा, -6 4 है, 4 यूनिट से तो नीचे से बनाना पड़ेगा। -6 यानी 6 यूनिट्स पीछे आना है। यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, और 4 यूनिट्स ऊपर चले गए, 1 2 3 4 यहाँ पहुंच गए। ये मेरा वेक्टर बन गया 2Q। ठीक है। अच्छा, इसके बाद थर्ड पार्ट में बोल रहा है ऑन द यूनिट ग्रिड बिलो ड्रॉ एंड लेबल द वेक्टर P -Q। अब सबसे पहले तो बेटा P वाला वेक्टर हम बना लेते हैं जो हमने पहले बनाया था, 2 और 3 वाला। 1 2 और 1 2 3, ये मैंने वेक्टर बना लिया P। अब जहां पे P का वेक्टर एंड हो रहा है वहां से मुझे वेक्टर स्टार्ट करना है कौन सा बेटा? -Q का। ठीक है, जहां पे P का वेक्टर, वेक्टर्स पे हमेशा हेड टू टेल रूल अप्लाई होता है, यानी जहां पे पहला वेक्टर एंड होगा वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होगा। तो जहां पे P वाला वेक्टर एंड हो रहा है मैं वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट कर दूंगा विच इज -Q। और -Q का वेक्टर कैसे बनेगा? Q वाला वेक्टर है मेरे पास -32, Q वाला वेक्टर है बेटा मेरे पास -32। तो -Q वाला वेक्टर अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 3 - 2। ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें कुछ भी नहीं करना, बस P के साथ हम जो है वो जहाँ पे P एंड हो रहा है वहां पे हम ये वाला वेक्टर बना देते हैं। अब यहाँ पे P एंड हो रहा है तो मैं यहाँ से x की डायरेक्शन में 3 यूनिट आगे चला जाता हूँ, और y की डायरेक्शन में 2 यूनिट नीचे चला जाता हूँ, इधर पहुंच गया, और ये मेरा वेक्टर बन गया इसके साथ -Q। ये दोनों अलग अलग वेक्टर्स बना दिए मैंने, एक P का बना दिया और एक -Q का बना दिया। तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा बेटा? रिजल्टेंट वेक्टर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, मैंने अपना जो वेक्टर बनाना शुरू किया था वो कहाँ से शुरू किया था? यहाँ से शुरू किया था, और यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। तो मेरा रिजल्टेंट जो वेक्टर बनेगा P - Q का, वो ये वाला वेक्टर बन जाएगा। समझ में आ गई सर बात? इसको सर इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिख सकते हैं? लिख सकते हो। ठीक है।
समझ में आगे बेटा बात। पी वाले वेक्टर के साथ मैंने माइनस क्यू का वेक्टर लगा दिया तो ये मेरा पी माइनस क्यू का वेक्टर बन गया। इसका एक और तरीका भी हो सकता है, वो क्या, कि पहले मैं पी माइनस क्यू को सॉल्व कर लूं। पहले मैं पी माइनस क्यू को सॉल्व कर लूं। जब मैं पी माइनस क्यू करूंगा तो क्या होगा, 2 3 माइनस माइनस 3 2, क्या बन जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस 3 यानी 2 + 3 5, और 3 - 2 1। ये मेरा वेक्टर बन गया 5 1। तो मैं डायरेक्ट अगर कहीं से भी स्टार्ट करूं और 5 1 का वेक्टर बना दूं, 1 2 3 4 5, और एक ऊपर, ये मेरा एंड पॉइंट आ गया, और ये मेरा वेक्टर बन गया पी माइनस टू का। ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में आगे बात। दोनों वेक्टर्स देखो बिल्कुल सेम है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें बोला है स्केल ऑफ अ मैप इज 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर। अब स्केल जो होता है वो क्या होता है बेटा, एक तरफ उसने आपको बताया है कि स्केल ऑफ मैप का मतलब है कि एक तरफ मैप की वैल्यू है और उसके अगेंस्ट उसने मुझे एक्चुअल बताया हुआ है कितना है, 2 सेंटीमीटर जो है वो एक्चुअल में 1 किलोमीटर के बराबर है। अब जब भी आप इस तरह के स्केलिंग के सवाल करोगे तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सेम यूनिट में लेके आना पड़ेगा। सेम यूनिट में लाने का मतलब है बेटा, अगर एक चीज सेंटीमीटर में दी हुई है तो दूसरी चीज को भी सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा। तो हम अगर किलोमीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो मेरी स्केलिंग कुछ ऐसी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर इक्वल है 1000 सेंटीमीटर्स के। अच्छा सॉरी, सेंटीमीटर की बात करें, 1 किलोमीटर्स में 1000 मीटर्स होते हैं, और 1 मीटर्स में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो अगर मुझे 1 किलोमीटर से सेंटीमीटर्स में जाना है तो कितने जीरोस होंगे बेटा, 5 जीरोस हो जाएंगे। 1 किलोमीटर से अगर मुझे सेंटीमीटर में जाना है तो दैट विल बी 100,000 सेंटीमीटर्स। ये बात समझ में आ गई सबको। ठीक है, अच्छा अब सुनो मेरी बात। अब यहाँ पे उसने मुझे दिया है एरिया ऑफ अ वुड इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द वुड इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी अब मुझे जो स्केलिंग बनानी है वो सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से बनानी है। हमारे पास जो ओरिजिनल स्केलिंग है वो सेंटीमीटर के हिसाब से है, हमें स्केलिंग बनानी है सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो स्क्वायर वाली स्केलिंग कैसे बनेगी बेटा, आप दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दो तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल है 1 के साथ, यहाँ 5 जीरो हैं, जब स्क्वायर होगा तो ये 10 जीरो बन जाएंगे। ये बात समझ में आई बेटा। दोबारा सुनो, सबसे पहले हमने क्या किया, 1 किलोमीटर्स को हमने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर्स में। ठीक है, तो यानी 2 सेंटीमीटर बराबर है 100,000 सेंटीमीटर के। अब हमें जो रिक्वायरमेंट थी वो थी सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से, यानी उसने आपको बोला था कि मुझे बताओ कि एक्चुअल क्या होगा अगर एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायरिंग के लिए हमने क्या किया, अपनी पूरी स्केल को स्क्वायर कर दिया। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 100,000 में 5 जीरो आते हैं तो हमने स्क्वायर करके उसको 10 जीरो बना दिए। अब आपको बताना है कि अगर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है तो हमारा एक्चुअल में कितना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको बेटा।
क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या होगा, देखो जरा गौर से। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4x = 6, और इसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरोस। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 4 5 6 7 8 9 10 ÷ 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। ठीक है। अच्छा, अब सुनो मेरी बात बहुत गौर से। ये जो हमारा आंसर आया है, ये आंसर आया है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। हमें उसको दोबारा किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे बेटा, इसी 10 जीरो से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये 10 के 10 जो जीरोज हैं, ये कट जाएंगे जब मैं इसको डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरोस करूंगा, तो ये सारे जीरोस कट जाएंगे और मेरा आंसर क्या आएगा, 3/2, यानी 1.5 किलोमीटर स्क्वायर। समझ में आई बात या नहीं, जल्दी बताओ। सबसे पहले हमने स्केलिंग को सेट किया। कैसे सेट किया, हमने बोला कि भाई सेंटीमीटर है और वहाँ किलोमीटर है, तो हमने किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। फिर स्क्वायर वाली स्केलिंग बनानी थी, तो इसलिए हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर लगा दिया। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया वो जाहिर सी बात है वो आंसर था सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो हमने उसको दोबारा से 10 जीरो से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया अगेन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। On the Venn diagram, shade the region represented by P intersection Q complement। अब शेडिंग करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, आपको दो सर्कल दिए हुए हो या एक सर्कल, दो तीन सर्कल दिए हुए हो, सब में आप ये वाला काम कर सकते हो। जितनी भी जगह हैं इसमें गलती के चांसेस जीरो हो जाएंगे। ठीक है, जितनी भी जगहें हैं जहां शेडिंग हो सकती है, वहां वहां आप एक एक नंबर लिख दो। जितनी भी जगहें हैं जहां आप शेडिंग कर सकते हो, वहां वहां आप नंबर्स लिख दो रैंडमली 1 2 3। ठीक है। अच्छा, अब आपको अब देखो शेडिंग पे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, पी। हम अगर अपने डायग्राम में देखें तो पी के अंदर, पी वाले सर्कल के अंदर कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं बेटा, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। पी वाले सर्कल के अंदर कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं बेटा, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। इसके बाद लिखा हुआ है उसमें क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो क्यू के अंदर शामिल नहीं है। तो क्यू के अलावा वाले नंबर्स कौन से बेटा, एक तो 1 है और एक 2 है। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट के नंबर्स आ गए मेरे पास 1 और 2। और बीच में जो उसने साइन लगाया है वो लगाया है इंटरसेक्शन का, यानी मुझे सिर्फ वहां शेडिंग करनी है जो इन दोनों नंबर्स में कॉमन हो। कौन सा नंबर कॉमन है बेटा, सिर्फ 2 वाला नंबर कॉमन है। तो हम जो अपनी शेडिंग करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस 2 वाले पोर्शन में शेडिंग कर देंगे। ये तरीका आपको 3 सर्कल दिए हो तो भी आपको आसानी हो जाएगी इससे, और 2 दिए हुए हो तो भी हो जाएगी। इसमें गलती के चांसेस जीरो हैं बिल्कुल, अगर आपने सही किया है तो इसमें सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बस आपको नंबरिंग्स लिखनी है और जो जो सेट्स हैं उनके नंबर्स लिखते रहो। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। अगर यूनियन होता, अगर यूनियन होता तो फिर सब कुछ शेड हो जाता। अगर यूनियन होता तो फिर सब कुछ शेड हो जाता है, दोनों नंबर्स को आप मर्ज कर देते तो यूनियन बन जाएगा। इंटरसेक्शन में आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ कॉमन वाला नंबर लोगे। ठीक है। अगले पार्ट में बोल रहा है, अ क्लब हैज 32 मेंबर्स
14 of the members are female and 18 of the members are male. 5 of the females have black hair, 6 of the males have black hair. अच्छा टोटल एफ फीमेल्स का है, बी ब्लैक हेयर का, ठीक है। टोटल 32 मेंबर्स हैं, जिसमें से फीमेल के सर्कल में टोटल कितने आएंगे बेटा? फीमेल के सर्कल में टोटल आएंगे 14, फीमेल के पूरे सर्कल में 14 आएंगे, और ब्लैक हेयर के टोटल में 18 आएंगे। अच्छा सॉरी सॉरी, ब्लैक हेयर के टोटल में कितना आएगा? अच्छा देखो यहाँ पे टोटल फीमेल 14 है, ठीक है। और यहाँ पे इसने मुझे दिया हुआ है ब्लैक हेयर। ब्लैक हेयर वाले कितने हैं बेटा? 6 मेल हैं ब्लैक हेयर वाले, और 5 फीमेल हैं ब्लैक हेयर वाले, यानी टोटल ब्लैक हेयर वाले कितने हो गए? 12 हो गए, 11 हो गए। टोटल ब्लैक हेयर वाले लोग कितने हैं बेटा? 11 हैं। टोटल ब्लैक हेयर वाले लोग 11 हैं, और फीमेल्स कितनी है बेटा? 14 है। अच्छा मेरे पास यहाँ पे उसने बोला है 5 फीमेल्स ऐसी हैं जो ब्लैक हेयर की हैं, यानी ये जो 5 नंबर है वो दोनों सर्कल्स में आना चाहिए या नहीं? 5 फीमेल्स हैं ब्लैक हेयर वाले, इसका मतलब क्या है बेटा? ये 5 जो है वो फीमेल वाले सर्कल में भी आएगा और ब्लैक वाले सर्कल में भी आएगा। बाकी जो 6 मेल्स बचे उनको हम कहाँ लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे, ठीक है बेटा। अब फीमेल टोटल 14 दी हुई है, फीमेल टोटल 14 दी हुई है, तो फीमेल अगर टोटल 14 है तो इसका मतलब 5 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बाकी कितना बचा? 9 बचा। बाकी कितना बचा? 9 बचा। अब हमारे पास टोटल मेंबर्स कितने हैं बेटा? टोटल मेंबर्स है 32। हम अपनी डायग्राम में ऑलरेडी कितना नंबर फिल कर चुके हैं? 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 6 20, और टोटल मेंबर्स हैं 32। तो बेटा बाकी के 12 लोग कहाँ गए? बाकी के 12 लोग यहाँ बाहर आ जाएंगे, यानी ये ना फीमेल के अंदर काउंट हो रहे हैं, ना ये ब्लैक हेयर में काउंट हो रहे हैं। समझ में आ गई बेटा बात डायग्राम की फिलिंग? अच्छा इसके बाद हमारे पास ये सवाल है, और इसमें ये बोल रहा है मुझे फाइंड करना है एंगल डी ई जी। हम सर्कल थ्योरम अभी अभी पढ़ के आए हैं, हमें फाइंड करना है एंगल डी ई जी। कौन सा एंगल बनता है? डी ई जी, ये वाला। अब अगर मैं गौर से देखूं तो ये एक एंगल बन रहा है, और ये एक बटरफ्लाई जैसा शेप बन रहा है, ठीक है। दोनों चारों एंड्स इसके सर्कल को टच कर रहे हैं, और ये बटरफ्लाई जैसा शेप बन रहा है, यानी एक्स की वैल्यू हो गई 75। एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 75 हो गई। रीजन अगर ये पूछता तो हम लिख देते बटरफ्लाई वाली प्रॉपर्टी का रीजन क्या होता है? एंगल्स इन सेम सेगमेंट। अगले बार में बोल रहा है फाइंड द एंगल डी ओ जी। डी ओ जी, ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो ये तो बहुत ही आसान है। एंगल एट सेंटर इज डबल ऑफ एंगल एट सरकमफेरेंस। तो ये वाला एंगल 75 है, तो सेंटर वाला एंगल इसका डबल हो जाएगा, यानी 150 डिग्रीज हो जाएगा। रीजन अभी तो नहीं लिखना, अभी सिर्फ एक मार्क का है। अगर वो रीजन भी पूछता तो हम उसको देते एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू डबल या ट्वाइस, जो भी लिखना हो,
ठीक है। इसके बाद मांग रहा है एंगल डी बी सी, ये वाला एंगल मांग रहा है। तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा बेटा, अब अगर मैं गौर से देखूं इसको, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ नजर आ रहा है। डी एफ जी बी, उसका एक एंगल अगर 75 है, तो हम बिल्कुल उसके सामने वाला निकाल सकते हैं 180 से माइनस करके 105। अब जो हमें एंगल रिक्वायर्ड है वो हम स्ट्रेट लाइन से निकाल लेते हैं। एक एंगल हमें दिया हुआ है 105, एक एंगल हमें दिया हुआ है 48, दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर देंगे, तो ये 148 और 153 कितना आ जाएगा, 7 और 27। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले फाइंड करना है फंक्शन ऑफ थ्री, यानी अपने फंक्शन में एक्स की जगह थ्री डालना है। इससे ज्यादा आसान तो सवाल हो नहीं सकता। तो सीधा 18, 18 प्लस 2 20, 20/5 कितना हो गया, 4। एफ इनवर्स एक्स बनाना है, सबसे पहले वही स्टेप्स फॉलो करोगे। सबसे पहले आपने लिखा y इक्वल्स टू 6x प्लस 2/5। अब x को सब्जेक्ट बनाने के लिए पहले f5 वहां मल्टीप्लाई होगा, 2 वहां माइनस करवा देंगे, और लास्ट में 6 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल लास्ट स्टेप में आपको क्या होगा, y को x से रिप्लेस कर दोगे। ये बन गई हमारी एफ इनवर्स की इक्वेशन। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x प्लस वन। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब होता है, मैंने बताया था, y इक्वल्स टू k अपॉन x। ये इनवर्स प्रोपोर्शन की इक्वेशन। अब वो बोल रहा है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शन के लिए k अपॉन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है बेटा, x प्लस वन का होल स्क्वायर। तो x प्लस वन का होल स्क्वायर आ गया नीचे। अब जो वैल्यूज दी हुई है वो इनपुट करते हैं, x y की जगह 2, x की जगह 3। 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16। k की वैल्यू आ गई 32। k की वैल्यू क्या आ गई, 32 आ गई। अब वो बोल रहा है कि भाई मुझे y फाइंड करके दो व्हेन x इक्वल्स टू 9। तो आप जो है वो y इक्वल्स टू एक्स, के की जगह 32 आ गया, अपॉन x की जगह आ गया 9 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 9 + 1 10, 10 का स्क्वायर 100, और 32/100, y की वैल्यू आ गई 0.32। ठीक है, आसान सा सवाल था, आई होप इसमें मसला नहीं होगा किसी को। क्लियर है बेटा सबको। सर पेपर खत्म। अच्छा, इसके बाद ये बोल रहा है अगले सवाल में, फैक्टराइज फैक्टराइज 5ax माइनस 3ay माइनस 10cx प्लस 6cy। क्या करना है इसमें आपको, फैक्टराइज का मतलब होता है कॉमन लेना है और ब्रैकेट्स बनाना है। फैक्टराइज का मतलब होता है कॉमन लेने हैं और ब्रैकेट्स बनाने हैं, और बस एक चीज ध्यान में रखनी है कि ब्रैकेट्स सेम होने चाहिए। क्या चीज ध्यान में रखनी है बेटा, कि ब्रैकेट्स आपके सेम बनने चाहिए, दोनों ब्रैकेट्स। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि फर्स्ट टू में से मेरा क्या कॉमन निकल रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए कॉमन। अंदर क्या बचेगा, अगर इन केस कुछ ऐसा हो जाए कि भाई
कॉमन शुरू के दोनों में से नहीं निकल रहा, यानी अगर मेरी इक्वेशन ऐसे लिखी होती, तो अब अगर ऐसे लिखी हुई है तो पहले आप इसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट करोगे, पहले आप इसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट करोगे, और अरेंजमेंट कैसे करोगे, आप देखोगे भाई कि कॉमन किस किस के साथ निकल सकते हैं, उनको आप एक साथ कर दोगे और बाकी जो जो कॉमन निकल रहे हैं ना उनके पेयर्स बना दोगे। तो इसमें से और इसमें से कॉमन निकल सकता है, तो पहले मैंने इनको एक साथ करके लिख दिया, और इसमें से और इसमें से निकल सकता है तो इनको अलग से एक साथ करके लिख दिया। इस सवाल में तो ऐसा नहीं था, इस सवाल में तो डायरेक्ट वो अरेंज हुए हुए थे। जस्ट इन केस अगर अरेंज नहीं हुए हुए और कॉमन नहीं निकल पा रहा, तो पहले आप थोड़ा सा अरेंज कर लो, ठीक है। अब इन दोनों में से सिर्फ और सिर्फ ए कॉमन निकलता हुआ नजर आ रहा है, अंदर बचेगा 5x - 3y। और इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है ये 10 cx। इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है 6 और 10 में से एक तो निकल रहा है, 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम। ठीक है, 2 कॉमन निकालने के साथ हम जो है वो सी भी कॉमन निकाल सकते हैं। 2 के साथ हम सी भी कॉमन निकाल सकते हैं। जब 2c कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा बेटा, 3। हाँ सर, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, ओरिजिनल क्वेश्चन कुछ और था। -10 cx पहले लिखा हुआ है उसमें, +6 cy बाद में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में से मैं एक तो 2 कॉमन निकाल सकता हूँ और एक सी कॉमन निकाल सकता हूँ। अब सुनो मेरी बात, अगर अगर आप जो है वो +2c कॉमन निकालते हो, गौर से सुनना मेरी बात, अगर आप +2c कॉमन निकालते हो तो यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा, ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे -10 था, ठीक है। तो अगर मैं +2c कॉमन निकालता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, -5x और +3y, ये बचेगा ब्रैकेट के अंदर। लेकिन मुझे बताओ, क्या हमारे दोनों ब्रैकेट सेम हो रहे हैं, क्या हमारे दोनों ब्रैकेट सेम हो रहे हैं, नहीं हो रहे, दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम नहीं हो रहे। तो इन ब्रैकेट्स को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम माइनस साइन को भी कॉमन निकालेंगे। जैसे ही मैं बाहर माइनस साइन को कॉमन निकालूंगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो, ये क्यों किया मैंने, ताकि मेरे दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएं। और जैसे ही मेरे दोनों ब्रैकेट सेम हुए मैंने अपने आंसर को ऐसे करके लिख दिया, 5x - 3y एंड a - 2c। समझ में आगे बेटा बात सबको, क्या? अच्छा, अगले पे जाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर ये 2 कैसे आया, कौन सा 2 बेटा, बेटा 2 इसमें से कॉमन निकाला ना, 10 और 6 में से कौन सा नंबर कॉमन निकल सकता है, यानी ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 10 भी डिवाइड हो जाए और 6 भी डिवाइड हो जाए। तो वो 2 है, तो इसलिए 2 कॉमन निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेकिंग द मिडिल टर्म, यानी फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की करनी है। तो वो मैंने क्या सिखाया बेटा, पहले आप फर्स्ट और लास्ट डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे। अब मुझे -60 के दो ऐसे नंबर्स यानी दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -60 आना चाहिए, और जिनको प्लस माइनस करने से
-7 जो बीच वाला नंबर है वो आना चाहिए। अब कौन से ऐसे नंबर हो सकते हैं, पहले तो हम 60 के जो है वो चेक करते हैं, 60 कौन कौन से नंबर से बन सकता है कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 60 आए और प्लस माइनस करने से 5 आना। ठीक है, कौन से नंबर हो सकते हैं बेटा ऐसे, कौन से नंबर हो सकते हैं? 60 जो है किस किस के टेबल में आता है? 60 जो है वो 2 के टेबल में आता है, और 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 6 अपने टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है, 15 के टेबल में आता है, 20 के टेबल में आता है। कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिनको हम 12 मल्टीप्लाई करें तो वो 60 बने, और प्लस माइनस करें तो -7 बने? ठीक है, वो नंबर्स कौन से हो सकते हैं मैं बता देता हूँ। 12 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है बेटा? 60 आ जाता है, और अगर 12 -5 करते हैं तो 7 भी आ जाता है। 12 को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 12 को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं तो 60 आ जाता है, और 12 -5 करते हैं तो 7 भी आ जाता है। लेकिन अब थोड़ा सा बस साइंस का मसला है, तो मसला ये सेट करना है कि भाई हमें फाइनल साइन कौन सी चाहिए? -7 चाहिए। तो हम बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस रखते हैं, छोटी वाली वैल्यू के साथ प्लस रखते हैं, ताकि फाइनल आंसर माइनस। अब आप क्या करोगे? 15x² -7x को तोड़ के लिख दिया -12x प्लस 5x -4। ठीक है, अब आप निकाल लो इनमें से कुछ कॉमन। 15 और 12 कौन से एक टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में। ठीक है, और x भी एक कॉमन निकल रहा है। 3 5 जा 15 होता है, एक x बचा। 3 4 जा 12 होता है, और एक x जो था वो बाहर आ गया। इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलता तो फिर भी 1 निकालना पड़ता है। और अंदर बचा 5x-4, साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, सेम ही आने दोनों ब्रैकेट्स। तो ये आ गया 5x-4 एंड 3x+1। समझ में आ गई बात? ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक एक्स द सब्जेक्ट। एक्स को सब्जेक्ट बनाना है भाई। एक्स को सब्जेक्ट बनाना है मतलब एक्स को अकेला करना है। इस तरह के सवाल मैंने सब्जेक्ट बनाने में सिखाए हुए हैं। जब दो एक्स आ रहे होते हैं तो क्या करते हैं? जब दो एक्स आ रहे होते हैं तो क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले आप इस 2x-1 को वहां ले जाओगे, पूरा 2x-1 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। अब ये ब्रैकेट खुलेगा, हो जाएगा 2xy-y इक्वल्स टू 3x+2। अब बेटा यहाँ पे दो दो एक्स आ गए हैं। आपको क्या करना है? सारे एक्स वाली चीजों को एक साइड पे लेके आ जाना है। सारे एक्स वाली चीजों को एक साइड पे जब लाओगे तो 3x को उधर भेजना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2xy-3x। और ये -y जो है इसको हम इधर भेज के +y बना देते हैं। -y को हमने दूसरी तरफ भेज दिया और x वाली चीजें एक साइड पे आ गई। अब क्योंकि ये दो एक्स हैं तो मुझे एक एक्स अगर बनाना है तो मैं क्या करूंगा? इसको कॉमन निकाल दूंगा, और यहां से मेरी एक्स की वैल्यू आ गई 2+y/2y-3। फाइनल आंसर जो लिखोगे उसमें, अच्छा हाँ सही बन गया ना एक्स। 2+y/2y-3, ये मेरा एक्स जो है वो सब्जेक्ट बन गया।
पहले हमने जो है वो रीअरेंजमेंट करी, उसके बाद सारे एक्स वाली चीजों को एक साइड पे ले आए और फिर उसको कॉमन निकाल दिया। ठीक है, वेक्टर्स वाला सवाल है नेक्स्ट, वो हमारे सिलेबस से एक्सक्लूड हो चुका है। के बाद है क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। इसमें ये क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस एज, अच्छा सब इसमें सबसे पहले बोला इन द ट्राइंगल ए सी डी, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी बी जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब जो ए से लेके सी तक का वेक्टर है वही बी से लेके सी तक का भी वेक्टर होगा। ठीक है, एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, यानी ए से ई का जो वेक्टर है वही ई से लेके डी तक का भी वेक्टर होगा, दोनों सेम होंगे क्योंकि मिड पॉइंट है। एक्सप्रेस एज सिंपली एज पॉसिबल, हमें बताना है ए से लेके सी तक, बेटा बहुत आसान है। ए से सी तक क्या होगा, एक तो इसमें हमें 6a+3 भी है और दूसरा भी 6a+3 भी है, तो यानी 6a+3b प्लस 6a+3b, ये हो जाएगा 12a+6, क्योंकि मिड पॉइंट था तो उसी चीज को हमने दो दफा करके लिख दिया। अगले बोल रहा है ए से डी तक जाना है। अब बेटा अगर ए से स्टार्ट करना है और डी पे जाना है तो डायरेक्ट तो नहीं जा सकते क्योंकि मुझे कोई डायरेक्शंस नहीं दी हुई। ए से लेके डी तक अगर जाना है तो डायरेक्ट तो नहीं जा सकता क्योंकि मुझे ए से डी की कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई। मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा घूम के जाऊंगा। पहले मैं ए से सी चला जाऊंगा, पहले मैं ए से लेके सी तक चला जाऊंगा और उसके बाद मैं सी से डी तक चला जाऊंगा, तो मुझे वेक्टर कौन सा मिल जाएगा बेटा, ए डी का वेक्टर मिल जाएगा। अब ए से लेके सी तक का वेक्टर तो हम निकाल चुके हैं, 12a+6b। सी डी का वेक्टर क्या होगा बेटा, अगर डी से लेके सी तक का वेक्टर इज 5a+2b, तो डी से लेके सी तक का वेक्टर क्या होगा, इसकी साइन से चेंज हो जाएंगे। सी डी का वेक्टर अगर 5a+2b है तो डी सी का डी सी, सॉरी, हमें वेक्टर कौन सा दिया है, हमें वेक्टर दिया हुआ था डी सी का। डी सी का वेक्टर हमें दिया हुआ है 5a+2b, तो सी डी का वेक्टर हो जाएगा -5a-2b। जब भी डायरेक्शन उल्टी होती है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ए से सी चले गए और फिर सी से डी चले गए, सी डी का वेक्टर हमारे पास आ चुका है -5a-3b, -3 भी था, -2 भी था, -2 भी था। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 12a ± -5a, और फिर ये 6b - 2b, फाइनल आंसर आ गया 7a+4b। ठीक है, ए से डी तक का वेक्टर बन गया हमारा 7a+4b। ठीक है, अब लास्ट पार्ट में बोल रहा है वो, वेक्टर है बेटा, वेक्टर है, वेक्टर है, मैट्रिसेस नहीं है। इसके बाद बोल रहे हैं ए बी इज पैरेलल टू डी सी, मुझे ये शो करना है दैट ई बी इज पैरेलल टू डी सी। कैसे शो करेंगे भाई, ई बी इज पैरेलल टू डी सी, ई से लेके बी तक का वेक्टर ये है और डी से लेके सी तक का वेक्टर ये है। हमें बताना है कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं या नहीं। वो कैसे पता चलेगा हमें बेटा, डी से सी तक का तो वेक्टर पता है, ई से बी का वेक्टर हमें नहीं पता। तो पहले हम ई से लेके बी तक का वेक्टर निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे, ई से बी तक का वेक्टर बेटा कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा कि पहले मैं ए से अगर स्टार्ट करता हूं
ए से मैं जाऊंगा, अच्छा ई से स्टार्ट करना है ना, तो ई से मैं जाऊंगा पहले कहाँ पे बेटा, ई से मैं जाऊंगा पहले ए पे, और फिर मैं ए से चला जाऊंगा बी पे, तो मेरा वेक्टर क्या बन जाएगा, ई बी का वेक्टर बन जाएगा। ई बी का दोबारा सुनो, ई बी का अगर वेक्टर निकालना है तो पहले ई से ए जाओगे, फिर ए से बी जाओगे, ठीक है। अब सवाल ये है, ए बी का वेक्टर तो हमें पता है, ई ए का वेक्टर कैसे निकलेगा। ई ए का वेक्टर ऐसे निकलेगा बेटा, हमें ए से लेके डी तक का पूरा वेक्टर पता है, ए से डी तक का हमें पूरा वेक्टर पता है, विच इज 7a प्लस 4b। अगर मैं बोल रहा हूं दैट ई इज द मिड पॉइंट, तो ए से डी तक का वेक्टर हमें पूरा पता है। ए से डायरेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करती है, ए से डी तक का वेक्टर पूरा पता है ना। तो अगर मैं यहाँ से आधे तक रोक दूं, ए ई का वेक्टर अगर निकालना चाहूं, तो वो क्या होगा, ए डी का जो वेक्टर है उसको हम आधा कर देंगे, और ई से डी का भी जो वेक्टर होगा दैट विल ऑल्सो बी 7a प्लस 4b अपॉन 2, ए डी का आधा। ये बात समझ में आती है बेटा, कि अगर ए डी का वेक्टर 7a प्लस 3b है, और टोटल जो है वो हमें पता चल गया, और ई जो है वो उसका मिड पॉइंट है, तो अगर हमें हाफ ऑफ निकालना है तो हम उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। दैट मीन्स ए ई का वेक्टर आ गया हमारे पास, अलग अलग करके लिखते हैं तो 7/2 यानी 3.5a प्लस 4/2 2b। ये वेक्टर किसका है बेटा, ये वेक्टर है ए ई का। हमें ई से बी चाहिए, उसके लिए हमें वेक्टर रखना था यहाँ पे ई ए, तो ई ए विल बी इक्वल टू -3.5a -2b। अब हम ई बी का वेक्टर निकालने जा रहे हैं। ई बी का वेक्टर विल बी -3.5a -2b, और फिर हमें इसमें प्लस क्या करना है, ए बी प्लस करना है, विच इज 6a प्लस 3b। सिंप्लीफाई करते हैं तो बेटा -3.5a प्लस 6a कितना हो जाएगा, 2.5a हो जाएगा, और -2b प्लस 3b कितना हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा। ये आ गया ई से बी तक का वेक्टर, और उसने बोला था कि हमें ये शो करो कि ई बी और डी सी पैरेलल है। डी सी का वेक्टर हमें पता है 5a प्लस 2b। अब हाउ विल वी शो कि दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं या नहीं, वो कैसे पता चलेगा बेटा, कि अगर मैं इन दोनों को किसी तरह से सेम तरीके से प्रूव कर सकूं कि दोनों की जो कोफिशिएंट हैं इनके लेटर्स के साथ वो सेम बन रहे हैं। वो कैसे बन सकते हैं बेटा, अगर मैं यहाँ पे, अब देखो गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना। दोनों को सेम अगर बनाना है, तो यहाँ पे क्या है, बी के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और यहाँ पे बी के साथ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। अगर 5 और ए वाली चीज को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, वो खुद सही हो जाएगी। ए वाली चीज को छोड़ दो क्योंकि उसमें दूसरी तरफ पॉइंट है। तो अगर बेटा बी के साथ एक तरफ 1 लिखा हुआ है, एक तरफ 2 लिखा हुआ है, अगर मुझे सेम करना है तो मुझे इस 2 को बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे ही मैं इस 2 को बाहर निकालूंगा, तो 5a में से जब 2 बाहर निकलेगा, यानी वो जब डिवाइड बाय 2 होगा, तो क्या आंसर आएगा, तो आएगा 2.5a। और 2b में से 2 बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, प्लस b। और यहाँ पे ई बी का भी जो वेक्टर है वो भी बिल्कुल सेम बन रहा है, सिर्फ बाहर वाला नंबर चेंज है। तो दिस इज हाउ यू हैव प्रूव्ड दैट बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, पहले हमने ई बी का वेक्टर निकाला, उसके बाद हमने डी सी का वेक्टर निकाला, और फिर हमने ये देख लिया कि भाई इसमें से कुछ कॉमन निकाल के दोनों वेक्टर्स सेम बन रहे हैं या नहीं। अगर सेम बन जाते हैं तो फिर ये प्रूव हो जाएगा दैट दे आर पैरेलल टू ईच।
है। सर रेशियो सेम होते हैं ना? हाँ, रेशियो से। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये वाला पेपर जो है वो कंक्लूड हो चुका है। सही है, इसमें 25 सवाल थे और एक सवाल जो है वो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं था। ठीक है, तो आई होप सबको ये सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। और नेक्स्ट जो है वो इसका आप पेपर 1 और 2 वाला जो वेरिएंट है वो खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, और उसकी अगर कोई क्वेरीज हो तो फिर हम उसको क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास से पहले एक पेपर सॉल्व करके आना आप लोग। ठीक है।